नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम भारत के भूगोल की सबसे शक्तिशाली और जीवनदायिनी नसों पर चर्चा करने वाले हैं, हमारी महान नदियां। देखा जाए तो ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, इन्होंने पूरी की पूरी सभ्यताओं को जन्म दिया है, भौगोलिक सीमाओं को तय किया है और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनी है। तो चलिए हिमालय की बर्फीली चोटियों से शुरू करके दक्षिण के प्राचीन पठारों तक इस शानदार भौगोलिक सफर में गोता लगाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ड्रेनेज बेसिन या जल निकासी बेसिन के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। इसे एक बहुत बड़े कटोरे की तरह समझा जा सकता है। जब भी बारिश होती है या बर्फ पिघलती है तो उस पूरे इलाके का पानी छोटी छोटी जलधाराओं से होते हुए एक मुख्य नदी में आकर जमा हो जाता है। इस पूरे इलाके को, जहां से एक नदी और उसकी सहायक नदियां अपना पानी इकट्ठा करती हैं, उसे ही ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर बात करेंगे। पहला, नदियों की बनावट। दूसरा, महान सिंधु सिस्टम। तीसरा, गंगा नदी का नेटवर्क। चौथा, ब्रह्मपुत्र बेसिन। और अंत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियां। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, नदियों की संरचना, खासकर हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच का अंतर। दरअसल इन दोनों प्रणालियों के बीच का अंतर एकदम साफ है। उत्तर की हिमालयी नदियां 12 मासी होती हैं, मतलब इनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि ये ग्लेशियरों के पिघलने से बनती हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इनमें से कुछ नदियां हिमालय के पहाड़ों के बनने से भी पहले से मौजूद हैं। दूसरी तरफ दक्षिण की प्रायद्वीपीय नदियां पूरी तरह से मौसमी होती हैं। ये बारिश पर निर्भर करती हैं, इनके रास्ते काफी स्थिर होते हैं और ये अक्सर प्राचीन घाटियों से होकर बहती हैं। इन हिमालयी नदियों के आकार की बात करें तो ये सच में विशालकाय हैं। गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है, जो भारत के मध्य भाग के लिए सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन कुल लंबाई के मामले में सिंधु नदी 3180 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर के साथ हैरान कर देने वाले आंकड़े पेश करती हैं। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये अपने आप में चलती फिरती विशाल दुनिया है। चलिए अब दूसरी महत्वपूर्ण प्रणाली की ओर बढ़ते हैं, महान सिंधु नदी प्रणाली, जो प्राचीन पश्चिम की जीवन रेखा रही है। ये वो नदी है जिसने हमारे देश को इंडिया नाम दिया और जिसके किनारे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली थी। इसका जो सफर है वो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है और लेह के पास से गुजरती है। फिर नंगा पर्वत के पास आकर ये अचानक दक्षिण की ओर एक बड़ा तीखा मोड़ लेती है और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों से होते हुए अंततः कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। लेकिन सिंधु नदी अकेली नहीं बहती, इसे पंजाब की 5 मशहूर नदियों का साथ मिलता है, जिन्हें पंजनद कहते हैं। इन्हें याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है, सब्र और चैन झेलना। स से सतलज, ब से ब्यास, र से रावी, चैन से चिनाब और झेलना से झेलम। इनमें चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है, जबकि ब्यास एक ऐसी नदी है जो पूरी तरह से भारत के ही अंदर बहती है। अब इतने विशाल जल स्रोत का बंटवारा कैसे होता है? इसके लिए 1960 की सिंधु जल संधि काम करती है, जिसे विश्व बैंक ने मध्यस्थता करके भारत और पाकिस्तान के बीच करवाया था। इस समझौते के तहत पानी की कुल मात्रा का 80% हिस्सा पाकिस्तान को और 20% हिस्सा भारत को आवंटित किया गया है। ये एक ऐतिहासिक और बेहद अहम समझौता है जो आज भी लागू है। तीसरा हिस्सा है हमारा गंगा नदी नेटवर्क, उत्तरी मैदानों का धड़कता हुआ हृदय। जब पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तर भारत के घने बसे मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि गंगा किसी एक जगह से अचानक निकल आती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसका जन्म एक शानदार गणितीय समीकरण की तरह होता है। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर 5 अलग अलग संगम होते हैं, जिन्हें पंचप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और इसमें विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में अलग अलग नदियां आकर मिलती हैं। और अंत में देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, तब उस एक संयुक्त धारा को गंगा का नाम मिलता है। मैदानों में पहुंचने के बाद गंगा एक विशाल हाईवे जैसी बन जाती है, जिसमें कई सहायक नदियां आकर जुड़ती हैं। बाईं तरफ से घाघरा और कोसी जैसी नदियां मिलती हैं, जो ग्लेशियरों से भारी मात्रा में पानी लाती हैं। वहीं दाईं तरफ से यमुना और सोन मिलती हैं। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो समानांतर बहते हुए प्रयागराज में इससे मिलती है। सोन नदी की खासियत यह है कि ये दक्षिण के पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में जा मिलती है।
इसी नेटवर्क में एक नदी ऐसी भी है जिसकी कहानी में प्राकृतिक शक्ति और तबाही दोनों का ही जिक्र है। कोसी नदी, जिसे अक्सर बिहार का शोक भी कहा जाता है। ऊंचाई से नीचे आते वक्त ये अपने साथ भारी मात्रा में गाद लेकर आती है, जिस वजह से ये अपना रास्ता बहुत तेजी से और अप्रत्याशित रूप से बदल लेती है। ये इस बात की याद दिलाती है कि प्रकृति की ताकत के आगे हम कितने छोटे हैं। अब रुख करते हैं हमारे चौथे विषय का, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन यानी पूर्व का विशालकाय। भारत के सुदूर पूर्व की ओर चलें तो ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे भूगोल और संस्कृति मिलकर एक ही नदी को 4 अलग-अलग नाम देते हैं। तिब्बत में जहां से ये निकलती है वहां इसे यारलंग तांग्सपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही ये सियांग या दिहांग बन जाती है। फिर असम के मैदानों में आते ही इसे इसका सबसे मशहूर नाम ब्रह्मपुत्र मिलता है और अंत में बांग्लादेश में जाते ही इसे जमुना के नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र के विशाल होने का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये नदी इतनी चौड़ी है कि इसके ठीक बीचों बीच दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजूद है, माजुली द्वीप। सुबनसिरी और ब्रह्मपुत्र के संगम पर स्थित ये द्वीप हमें ये महसूस कराता है कि इस नदी में पानी का बहाव और उसका वॉल्यूम कितना ज्यादा है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियां या दक्षिण का प्राचीन जल। विंध्य पर्वत को पार करते हुए दक्षिण भारत की इन प्रणालियों में प्रवेश करते हैं। ये नदियां हिमालय से भी पुरानी हैं। यहाँ दक्कन के पठार का झुकाव पूर्व की ओर है, इसलिए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। लेकिन कुछ नदियां इसके उलट भी चलती हैं। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही पश्चिम की ओर बहती हैं और अक्सर गहरी घाटियों या रिफ्ट वैलीज से होते हुए अरब सागर में जा गिरती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली इन्हीं नदियों में से एक है नर्मदा। इसे कई बार दबंग नदी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा के पहाड़ों के बीच इतनी ताकत से बहती है कि जब इसमें बाढ़ आती है तो पानी को फैलने की कोई जगह नहीं मिलती। ये बिल्कुल बेखौफ होकर अपने रास्ते पर बहती चली जाती है। भूगोल का एक बहुत ही शानदार फैक्ट माही नदी के बारे में भी है। पूरे भारत में इस नदी की एक अलग ही भौगोलिक पहचान है। इसका रास्ता ऐसा है कि ये कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है। ये छोटी छोटी बातें ही इस विषय को इतना ज्यादा रोचक बनाती हैं। तो उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के पठारों तक इन महान नदियों का पूरा जाल सच में बहुत व्यापक और अविश्वसनीय है। लेकिन अंत में एक बड़ा सवाल उठता है। जब 140 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे तौर पर इन नदियों के पानी पर निर्भर हैं, तो तेजी से हो रहे शहरीकरण और इन प्राचीन नदी प्रणालियों के अस्तित्व के बीच आने वाली पीढ़ियां संतुलन कैसे बनाएंगे? ये सोचने वाली बात है। और इसी अहम सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।